हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन से 2000 मील दूर भारत के दोस्त का टिंडल एयर बेस अमेरिका के लिए अगला गुआम कैसे बन रहा है। दोस्तों बताएंगे चीन की सिट्टी पिट्टी गुल करने की क्या है ये सबसे बड़ी तैयारी, बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। तो वहीं बताएंगे पुरानी स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ेगा चाइना, अब सेना का नया फोकस बताएंगे। जिनपिंग ने नया फरमान जारी कर दिया है एलएसी पर पीएलए को लेकर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोलैंड से यूक्रेन जाने और यूक्रेन के बाद पोलैंड वापस आते हुए भारत आ जाने के बाद सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रशिया ने पोलैंड में ही ड्रोन घुसपैठ करा ली है। दोस्तों बताएंगे आखिर उसके हवाई क्षेत्र में रशिया का ड्रोन क्या कर रहा था। तो दोस्तों वही बताएंगे शेख हसीना सरकार के गिर जाने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद पाकिस्तान के प्यादे जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाएगा बांग्लादेश। दोस्तों हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने का मिला है उसको अवार्ड, अब फिर यह आतंक फैलाएगा। बताएंगे सारी जानकारियां विस्तार से, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन से 2000 मील दूर भारत के दोस्त का टिंडल एयर बेस अमेरिका के लिए अगला गुआम बन गया। दोस्तों आखिर चीन के लिए क्यों है ये डरावनी खबर, बता दें चीन को काउंटर करने के लिए भारत और उसके सहयोगी देश लगातार काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ड्रैगन की नाक में नकेल डालने के लिए काफी तेजी से सैन्य ताकत जुटाई जा रही है। चीन के साथ संभावित संघर्ष को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को लेकर अमेरिका का समर्थन बढ़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चीन के साथ तनाव बढ़ने पर टिंडल एयरबेस को संभावित लॉन्च साइट में बदलने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बेस पर महत्वपूर्ण अपडेट में बड़े विमानों के लिए रनवे का विस्तार करना और ईंधन डिपो और गोला बारूद भंडारण बंकर बनाना शामिल है। दोस्तों तो वहीं बता दें पुरानी स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ेगा चाइना, अब सेना का नया फोकस ताकतवर दुश्मनों और विरोधियों के खिलाफ नए प्लानिंग की है तैयारी। बता दें चीन के एक शीर्ष रक्षा अधिकारी ने कहा है कि स्थानीय युद्ध जीतने के अपने दशकों पुराने सिद्धांत से हटकर चीनी सेना अब ताकतवर दुश्मनों और विरोधियों के खिलाफ युद्ध जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। चीनी सेना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब चीन अमेरिका सहित कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य मियाओ हुआ ने कहा कि नई यात्रा में हमें ताकतवर दुश्मनों और विरोधियों को हराने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना को देश की संप्रभुता और विकास हितों की रक्षा के लिए अपनी रणनीतिक क्षमता में सुधार करने का भी निर्देश दिया है। यानी कि दोस्तों चाइना को डर सता रहा है कि उसके पड़ोसी लगातार उससे भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। और भारत की बात अगर करें तो भारत वाकई में दुगनी तिगनी चौगुनी रफ्तार से चाइना को पछाड़ता जा रहा है। दोस्तों ऐसे में अब नई स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहा है चाइना। जिनपिंग ने नया आदेश दिया है ये पीएलओ को कि तुम ताकतवर दुश्मनों और विरोधियों के खिलाफ अपने आप को और मजबूत करो। बहरहाल दोस्तों क्या लगता है आपको और किस प्रकार का डर सता रहा होगा चाइना को, तो वहीं आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज, पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान ड्रोन संभवतः उसके हवाई क्षेत्र में घुस आया था। जी हां दोस्तों बड़ी खबर, पोलैंड ने कहा है कि सोमवार की सुबह रशिया द्वारा यूक्रेन पर बमबारी के दौरान एक ड्रोन संभवतः उसके हवाई क्षेत्र में घुस आया था। साथ ही कहा कि यह वस्तु संभवतः पोलिश क्षेत्र में उतरी होगी और इसकी खोज जारी है। नाटो सदस्य देश अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं के लिए हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 2022 में एक भटकी हुई यूक्रेनी मिसाइल ने दक्षिणी पोलैंड के प्रेजोडोव गांव पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों अधिकारियों ने बताया है कि रूस ने सोमवार की सुबह व्यस्त समय के दौरान यूक्रेन पर 100 से अधिक मिसाइलें और लगभग 100 हमलावर ड्रोन दागे हैं, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और तथा देश भर में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा। जी हां, पोलिश सेना की परिचालन कमान के प्रवक्ता जैक गोरिशेवस्की ने राइटर्स को बताया कि सबसे अधिक संभावना है कि ये एक ड्रोन था और हम ऐसा मानते हैं क्योंकि उड़ान के प्रक्षेप पथ और गति से संकेत मिलता है कि ये निश्चित रूप से मिसाइल नहीं था। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात ये है कि अगर यूक्रेन पर ही अटैक करना था रशिया को, तो फिर पोलैंड के अंदर रशिया का ड्रोन पहुंचा तो पहुंचा कैसे? अगर वाकई में इंटेंशनली ये ड्रोन पोलैंड भेजा गया है तो फिर पोलैंड से क्या चाहता है रशिया? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि पोलैंड होते हुए ही यूक्रेन गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ तक कि अन्य देश के राष्ट्रपति भी यूक्रेन जाने के लिए पोलैंड से ही ट्रेन लेकर के यूक्रेन की यात्रा करते हैं। अब ऐसे में पोलैंड में रशिया का ड्रोन घुसाना वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें पाकिस्तान के प्यादे जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाएगा बांग्लादेश, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने का क्या मिला है इसको अवार्ड। बता दें बांग्लादेश की नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथी जमात इस्लामी, जिसने बांग्लादेश में कई बम धमाके करवाए हैं और जिसने हिंदुओं पर कई हमले करवाए हैं, उस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, पिछली शेख हसीना की नेतृत्व वाली सरकार ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 1 अगस्त को जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश की कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के
विरोध के रूप में शुरू हुआ ये आंदोलन उनके 15 साल के शासन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया, क्योंकि जमाते और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी भी सड़कों पर उतर आए थे। अब चूंकि बीएनपी और जमात ने हसीना के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, इसीलिए यूनुस सरकार जमात पर प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि जिसे मोहम्मद यूनुस को कंधे पर लेकर भारत सहित दुनिया के कई सेकुलर नेता और बुद्धिजीवी उछल रहे थे, उनके शासन करने का यही तरीका है। इस फैसले से ये भी साबित होता है कि इस्लामिक देशों में कोई भी शख्स कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो कम से कम सेकुलर नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही सोचिए दोस्तों कि फिलहाल जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, वो है मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। ऐसे में पूरे बांग्लादेश की कमान उनके हाथ में इसीलिए सौंपी गई ताकि वो बाइज्ड नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से एक पक्ष की ओर नहीं होंगे, वो पूरे तरीके से सेकुलर होंगे। लेकिन अब रियलिटी धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है। ऐसे ऐसे फैसले अब यूनुस की सरकार ले रही है दोस्तों कि जिससे आप एक चीज तो कह सकते हैं कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, नोबेल पुरस्कार विजेता ही क्यों ना हो, अगर वो सेकुलर नहीं है तो वो सेकुलर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो बनती है मोहम्मद यूनुस के इन फैसलों को लेकर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि पाकिस्तान के इस प्यादे जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाने की सबसे बड़ी वजह क्या यही है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने का इसको अवार्ड मिला है कि तुमने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काया है, इसीलिए हम तुम पर से प्रतिबंध हटा रहे हैं। इस पर आपकी राय जरूर चाहिए दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत से बात करनी है तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को फोन करो। जी हाँ, एयर स्पेस के इस्तेमाल पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा और साथ में अपने नेताओं को खरी खोटी सुनाया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एससीओ शिखर सम्मेलन के काउंसिल ऑफ डेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स बोले तो CHG की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को होगी। शहबाज की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करने की चर्चा पाकिस्तान में है। विश्लेषक इस कदम को राजनीतिक स्टंट की जगह प्रोटोकॉल बता रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे से वापसी के दौरान पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरे थे। इसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर बात करनी है तो वो सीधे भारत से जुड़े। पीएम मोदी के एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि पीएम मोदी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा, जो कि परंपरा है, एक कन्वेंशन है। इसको लेकर तरार ने कहा कि इन बयानों से पाकिस्तान मायूस लगता है। अगर पाकिस्तान भारत से वाकई बात करना चाहता है तो शहबाज शरीफ फोन उठाकर पीएम मोदी को मिलाएं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करके आए, जो सफल रहा। भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका में डील कर रहे हैं और विदेश मंत्री भी मालदीव गए। मोदी साहब ने पोलैंड का दौरा किया, जो बहुत सफल रहा। उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो जहां भी जिस भी देश में जाते हैं वहां के भारतीयों से जरूर मिलते हैं। ऐसे में कमर चीमा ने दोस्तों बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, शहबाज शरीफ पर। सवाल यह था कि कमर चीमा ने जब यह पूछा कि पाकिस्तान की लीडरशिप विदेशों में अपने लोगों से क्यों नहीं मिलती, क्या पाकिस्तानी नेताओं को डर लगता है अपने लोगों से मिलने में, वहां के नेताओं से, मंत्रियों से मिलने में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहां पर बड़े ही फख्र के साथ किसी के साथ भी हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, अपने देश के हिंदुस्तानियों से मिलते हैं। ये सब कहते हुए बड़ा कटाक्ष किया है दोस्तों शहबाज शरीफ पर। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, पहली लिस्ट जारी होने के बाद मच गया बवाल। जम्मू बीजेपी ऑफिस में समर्थकों का बड़ा हंगामा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट के जरिए अपने 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद पार्टी के कुछ समर्थक नाराज हैं, जिन्होंने जम्मू में पार्टी दफ्तर में अपना जमकर आक्रोश जाहिर किया। सोमवार को जैसे ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, उसके कुछ ही देर बाद पार्टी समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया। अपने नेता का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जोरदार हंगामा किया। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने वाले भाजपा नेताओं के समर्थक अपने उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग को लेकर जम्मू में भाजपा कार्यालय पहुंचे। इतना हंगामा बढ़ गया कि प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने खुद को अपने कैबिन में बंद होना पड़ा और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ गया। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सबको दे दी है बहुत बड़ी चेतावनी। चेताया एक तरीके से, कह दिया है कि बांग्लादेश से सीख ले लें आप लोग कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को आगरा में हुंकार भरते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी वीर दुर्गा दास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात बोली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ ही नहीं हो सकता है, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में सीएम योगी जी ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही है? इस पर आपकी क्या निजी राय होगी जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, लद्दाख में बनाए जाएंगे 5 नए जिले। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, पीएम मोदी ने कह दी है बात। जी हां, गृह मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5
5 नए जिले बनाए जाएंगे। ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि नए जिलों का निर्माण लोगों के लिए लाभों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएगा और हर कोने में शासन को मजबूत करेगा। अमित शाह जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के सपने को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। ये नए जिले जिनके नाम जंसकार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग है, लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए हर कोने में शासन को मजबूत करेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लद्दाख के लोगों को नए जिलों की सौगात पर बधाई देते हुए कह दिया है कि बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम। जी हां, मोदी जी ने कहा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। लद्दाख को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश के भीतर 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। नव स्थापित जिलों जांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग का उद्देश्य शासन और विकास को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रगति का लाभ इस दूरस्थ और विविध परिदृश्य के हर कोने तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें 33 यात्रियों को गोलियों से भून डाला गया, 10 गाड़ियां फूंक दी गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सबसे बड़ा अटैक दोस्तों, गाड़ियां रोकी गई, पहचान पूछी गई और 23 लोगों को मार दी गई। धड़ाधड़ गोलियां। जी हां, पाकिस्तान में आतंकियों का बड़ा नरसंहार। जी हां, दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में सोमवार को बंदूकधारियों ने 23 लोगों को जबरन उनके वाहनों से उतारकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। AFP की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत के मुसाखेल जिले में कई बसों, ट्रकों और वैन को रोका। आतंकवादियों ने लोगों की जातीय पहचान करने के बाद उन्हें गोली मार दी। इस घटना में 5 लोग भी घायल हुए हैं। मुसाखेल के एक वरिष्ठ अधिकारी नजीबुल्लाह काकर ने बताया कि पंजाब को बलूचिस्तान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर आतंकवादियों ने कई बसों, ट्रकों और वैनों को रोक लिया। इस दौरान कम से कम 23 लोग मार दिए गए। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से बड़ी खबर, टेनेसी में राजनाथ सिंह जी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात, विज्ञान अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों अमेरिकी दौरे पर है। उन्होंने टेनेसी में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और समाज विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी भी दी। भारत अमेरिका के बीच वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए वो अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो वहीं आपको बता दें, पहली बार बांग्लादेश के इस मंदिर में नहीं मनाई जाएगी जन्माष्टमी। घरों में डरे सहमे बैठे हैं हिंदू। जी हां, भारत समेत दुनिया भर में 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में बदली हुई परिस्थितियों के बीच हिंदू समुदाय के लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि हिंसा के बाद से देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते साल के मुकाबले बांग्लादेश में जन्माष्टमी का महोत्सव फीका ही नजर आ रहा है। ढाका समेत देश के कई अलग अलग इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। शाम को 5 बजे के बाद मंदिरों में जन्माष्टमी महोत्सव शुरू होगा, तो कई हिंदू परिवारों को घरों में भी जन्माष्टमी मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। इसके इतर भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश के मेहरपुर जिले में तख्ता पलट के बाद जिस इस्कॉन मंदिर में उपद्रवियों ने आग लगाई थी, उस मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मंदिर में हुई आगजनी और लूटपाट की घटना के बाद इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही है। तो दोस्तों वही बता दें, कंगना रनौत के विवादित बयानों पर कांग्रेस का हमलावर भाजपा ने कहा वे नीतिगत मामलों में बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। जी हां, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू दिया, जिस पर बवाल मच गया। बवाल पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा का कहना है कि ये उनका निजी मत है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। आखिर क्या है पूरा मामला आपको बता दें। दरअसल कंगना रनौत ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर NSA के तहत एक्शन ली जाने की मांग की है। तो दोस्तों वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।